हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो न्यायालय से अर्थात कोर्ट से, जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। और आज उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए, चलिए हम डिस्कस करते हैं। न्यायिक सक्रियता, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी से जो संविधान में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उनमें हमने न्यायिक समीक्षा को डिस्कस कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर लिया है, राज्य सरकार पर अभी हम आने वाले हैं जिसमें हम हाई कोर्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उसके नीचे दीवानी न्यायालय होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यायिक सक्रियता में हम क्या क्या समझेंगे। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है, न्यायिक सक्रियता के उद्देश्य, क्यों जरूरी है न्यायिक सक्रियता, और ये किन प्रभावों से आती है, अर्थात न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी है, क्यों आती है समाज में, कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन से कारण हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे ये अवश्यम भावी महसूस हो जाती है कि ये जरूरी है लाना। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो हमने जस्ट पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, इसके बाद हम समझेंगे जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जुडिशियल रिव्यू था न्यायिक समीक्षा, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उसको। इसके बाद हम ये देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो कौन से हैं। तो इन सभी बिंदुओं में हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया है और इसी के अंतर्गत हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यायिक सक्रियता होती क्या है। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि समाज के कल्याण के लिए, समाज में लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का आगे बढ़कर कोई कदम उठाना, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपनी अलग भूमिका निभाता है संसद से ऊपर होकर। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए क्या होता है यहाँ पर। इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का लोगों के कल्याण व न्याय दिलाने हेतु कदम उठाना। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है सक्रियता, अर्थात न्यायालय एक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई कानून है जो संसद ने बनाया है, लेकिन आपको पता है कि वो पुराना हो चुका है काफ़ी। तो समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां जो बदलती हैं तो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कानूनों में भी कुछ संशोधन करने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए संसद ने ऐसे संशोधन नहीं किया है, वो कानून काफ़ी पुराना हो गया है, तो अब वो लोगों को न्याय उस बेहतर तरीके से नहीं दिला पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है अगर, तो वो अपने आप खुद ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार को दे सकती है कि आप इन लोगों के लिए, महिलाओं से संबंधित अगर मामला है, बच्चों से संबंधित मामला है, जिससे भी संबंधित मामला है, इनके लिए आप ये कदम उठाइए, क्योंकि ये कानून अब पुराना हो चुका है, ये कानून अब लोगों को सही तरीके से उचित न्याय नहीं दिला पा रहा है। तो उस स्थिति में ऐसा न्यायालय अपने आप सक्रिय हो जाता है। अच्छा, इसके कारक क्या हैं, किन वजह से ये आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी समूह के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है, तो उनको भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे महिलाओं के खिलाफ अगर कोई शोषण हो रहा है, जैसे दहेज से रिलेटेड कोई उनके प्रति शोषण का मामला है, यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई मामला है,
तो ऐसे किसी मामले में आपको पता है कि उस क्षेत्र विशेष में कोई भी महिलाओं का एक सक्रिय ग्रुप होता है जो उस क्षेत्र में महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उनके संबंधित जो मुद्दे हैं, उन्हें न्याय दिलाने हेतु, उनके संरक्षण हेतु, उन्हें शोषण से बचाने हेतु वो आवाज़ उठाते हैं। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा में जब हम अंतर देखेंगे तो हम समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा में बेसिक सा अंतर ये है कि समीक्षा का मतलब होता है कि कानून की केवल जांच करना, और सक्रियता का मतलब है कानून की जांच नहीं, बल्कि ये भी देखना कि वो कानून अभी प्रभाव में अगर हम लाएंगे तो लोगों का कितना कल्याण करेगा, अर्थात कानून के परिणामों को भी देखना, वो न्यायिक सक्रियता में आता है। तो कारकों की अगर बात करें तो महिलाओं से संबंधित जो महिला समूह हैं वो आवाज़ उठाते हैं तो न्यायालय सक्रिय होता है। न्यायालय उनके कल्याण के लिए महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई कार्यवाही करता है, अगर संसद ने ऐसा कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया है तो। इसके अलावा आप देखिए जैसे बाल श्रम है, इससे संबंधित हो सकता है, बंधुआ मजदूरी से हो सकता है रिलेटेड। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो सकता है। मान लीजिए किसी स्थान पर पेड़ काटे ही जा रहे हैं, लोग काटे ही जा रहे हैं, तो जो छोटे छोटे भी मामले हैं ना जिनमें कोई कानून नहीं है विशेष रूप से, तो वहाँ पर किसकी भूमिका अहम हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट की। और उसी को बोलते हैं जो एक्शंस लेती है सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में भी, लोगों से कल्याण से जुड़े छोटे बड़े हर तरह के मामले, तो उसको बोलते हैं जुडिशल एक्टिविज्म। मान लीजिए कहीं पर पेड़ काटे ही जा रहे हैं लोग, तो आपको पता है पर्यावरण के लिए कितना खतरा है। किसी वन में बाघों की हत्या होती ही जा रही है, तो आपको पता है इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए सभी का कितना ज़रूरी है होना। तो इससे भी इवन जो जेलों में कैदी होते हैं, कैदी, मान लीजिए किसी कैदी की जेल में मृत्यु हो गई या फिर हत्या हो गई, उन जेल के अंदर कैदियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उसको भी देखने के लिए न्यायिक सक्रियता सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कोई आदेश उनके, क्योंकि अब उन्होंने जो किया था उसके तो उनको सज़ा मिल ही चुकी है, अब उनके साथ कोई भी इस तरह का शोषण, इस तरह का कोई दुर्व्यवहार ऐसा ना हो, उसके लिए उनके लिए भी कोई नियम लागू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट अपना सक्रियता दिखा सकती है। महिलाओं से संबंधित, बाल श्रम से संबंधित, बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। कोई जन आंदोलन हो सकता है, नागरिक आंदोलन, नागरिक समूह उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। तो सभी ग्रुप जैसे एनजीओज होते हैं उस तरह से, और हर क्षेत्र में ऐसे एनजीओज वगैरह होते हैं जो अपने समूह के लोगों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, और उसमें न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहल करती है। इसके अलावा जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि इनमें अंतर क्या होता है। जुडिशल रिव्यू जस्ट हमने पिछले अध्याय में देखा ही था। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है कि जो कानून बना है केवल उसको जांच करना कि वो सही है, संविधान के अनुसार या गलत है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उस कानून से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, वो लोगों के हित में है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायिक समीक्षा में केवल कानून की संवैधानिकता की जाँच होती है कि वो संवैधानिक है नहीं, संविधान के अनुरूप बनाया गया नहीं, अर्थात उसके प्रोसेस को चेक किया जाता है। लेकिन न्यायिक सक्रियता में उसके न केवल प्रोसेस को बल्कि उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को भी देखा जाता है कि संसद ने एक विधि तो बना दी, ये विधि लोगों के लिए कितनी लाभकारी होने वाली है। अगर लाभकारी नहीं होने वाली है तो इसमें संशोधन होना जरूरी है। या न्यायालय को लगता है कि ये लाभकारी है ही नहीं तो उसको साइड में कीजिए, हम आपको जो आदेश दे रहे हैं राज्यों को, आप लोगों के हित में, महिलाओं के हित में, गरीबों के हित में ये चीज़ें आप, ये प्रावधान लागू कीजिए। इसलिए न्यायालय की भूमिका जो है वो काफ़ी इसमें शक्तिशाली हो जाती है। तो यही इसमें अंदर होता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए न्यायिक सक्रियता के पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं उसमें आता है PIL, आपने नाम सुना भी होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने PIL दायर कर दी, PIL दायर कर दीजिए। अर्थात जैसे मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी व्यक्ति के साथ, फॉर एग्जाम्पल, एक क्षेत्र में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन वो महिला काफ़ी गरीब है, ग्रामीण परिवेश से है, तो इसलिए उसके पास उतना ज्ञान भी नहीं है, अनपढ़ है या बहुत कम पढ़े लिखे, उसको कानून की समझ नहीं है, या फिर समाज की ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, महिलाओं को कई बार कुछ क्षेत्रों में रूढ़िवादी परंपराएं ऐसी हैं कि बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, कि आप कोर्ट कचहरी ये सब नहीं जा सकती। तो इन सब रीजन्स की वजह से अगर वो महिला खुद नहीं जा सकती कोर्ट में, या तो वो निर्धन है, अज्ञानी है, अनपढ़ है, या सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी ऐसी है, तो उस क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित कोई अगर NGO टाइप का बना हुआ है, कोई समूह है, कोई दूसरा व्यक्ति भी है, कोई दूसरी महिला भी है, वो उसके लिए, या उस तरह की और जो महिलाएं जिनके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं उस क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए आवाज़ उठा सकती है। यही PIL है। PIL में वो व्यक्ति, देखिए पहले प्रावधान क्या था, नॉर्मली मौलिक अधिकारों में क्या है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत जाता है। लेकिन PIL अगर आप दायर कर रहे हैं तो वो व्यक्ति ही जरूरी नहीं है जाएगा, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके खिलाफ उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठा सकता है। उसी को बोलते हैं हम PIL। PIL में बहुत सारे पहलू सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जोड़े थे कि किन किन क्षेत्रों में PIL दायर की जा सकती है। वही सब बंधुआ मजदूरी हो गई, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, इसके अलावा कैदियों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, किसी के मौलिक अधिकारों से संबंधित। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात इसमें बता दूं कि एक व्यक्ति का अगर दूसरे व्यक्ति से झगड़ा है तो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से किसके अधिकार ज़्यादा थे, इसको PIL में नहीं देखा जाता। PIL में देखा जाता है कोई सामूहिक हित, सार्वजनिक हित, अर्थात ये व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः दायर नहीं होती। किसी समूह विशेष के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो उनको न्याय दिलाने के लिए PIL दायर की जाती है। तो आप समझ गए होंगे PIL का मतलब समूह विशेष को न्याय दिलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा याचिका दायर करना, उसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको और भी नाम दे देते हैं, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोल देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इसको बोलते ही हैं। ये तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिससे लोगों को कल्याण दिलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने नया कदम उठाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। जैसे मैंने अभी कहा, कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है, तो इसमें छोटे बड़े हर तरह के मामले आ गए। लोगों के कल्याण की बात हो रही है, लेकिन हर तरह के मामले सुप्रीम, तो कार्य का बोझ बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अर्थात वर्कलोड, कार्यभार बढ़ जाता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामले पेंडिंग रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उनके पास आ गए, बड़े छोटे मुद्दे, हर तरह के मुद्दे, क्योंकि अब न्यायिक सक्रियता के अंदर वो हर तरह के पहलू को देखना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उनके पास पेंडिंग बहुत ज़्यादा मामले रहते हैं, इसलिए लंबे चलते हैं प्रोसेस। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक तरह से लोकतंत्र संघवाद के लिए तो खतरा है ही। खतरा कैसे है? आपको पता है विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, संविधान ने दी है। लेकिन कुछ मामलों में न्यायपालिका, जैसे मैंने बताया कि न्यायिक सक्रियता के मामले, वो विधि से हटकर कोई कल्याणकारी योजना के माध्यम से ऐसा कोई बात कहकर उनके लिए कोई अन्य आदेश पारित कर सकती है जो एक कानून की तरह कार्य करता है। तो इससे लगता है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को खुद हड़प रही है। तो एक तरह से कहें, संघवाद को कई बार लगता है कि इस चीज़ से क्या है, खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि जो जुडिशरी है वो क्या करना चाह रही है, चाह रही है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ओवरटेक करना चाह रही है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को, उसके कार्य को भी खुद कर रही है।
यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है कई मामलों में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको पता है कि न्यायालय हर मामले को देखना चाहता है, लेकिन न्यायालय के पास हर मामले से संबंधित उतनी समझ तो नहीं है जितनी उस क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई ऐसा मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास, आप इससे संबंधित कोई न्याय दीजिए। अब उनके पास न्याय और कानून की पढ़ाई उन्होंने की है, अर्थशास्त्र में तो विशेषज्ञ होते नहीं हैं जैसे, या फिर किसी दूसरे क्षेत्र को ले लीजिए। तो मान लीजिए जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो एक अर्थशास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने कोई बात कही और एक जज कोई बात कह रहा है अर्थशास्त्र के संबंध है, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तो आपको पता ही है पावर हमें पता है किसके पास है, जज के पास है, लेकिन जो समझ है बेहतर अर्थव्यवस्था के बारे में वो किसके पास है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास है। तो कई बार मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से, अब मल्टी डायमेंशनल आप हो रहे हैं लेकिन सभी डायमेंशंस की नॉलेज तो आपको उतनी नहीं है, तो कई बार हो सकता है उतना प्रभावी आपका निर्णय ना रह पाए। अर्थात जो अनेक क्षेत्रों की कम समझ, जजों को तो कानून की समझ होती है, लेकिन वो हर क्षेत्र में उनका जो सोशल, अगर हम बात करें जो एक्टिविज्म है, जो उसकी जो भावना है, मूल भावना है, इंटेंशन तो साफ है, इंटेंशन सही है कि लोगों को कल्याण दिलाना है, न्याय दिलाना है, जिनको नहीं दे पा रही है संसद अपनी विधि बनाकर, लेकिन हो सकता है उतनी समझ उनके पास हर क्षेत्र में नहीं हो, तो ये भी बात हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और भय हो सकता है मैं बात करूं अपने आप से भय। अपने आप से भय का मतलब होता है कि जब वो सेवानिवृत्त होंगे, इसको हम बोल सकते हैं आत्मवृत्ति भय, इसको बोल सकते हो आप, कि वो इतने सारे निर्णय ले रही है तो उनको ये भय हो सकता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद हमारी समाज में भूमिका क्या रहेगी। ये भी हो सकता है कि हम और किसी न्यायालय में काम करेंगे या नहीं, इन्हीं पहलुओं को वहाँ पर भी उठाएंगे या नहीं, उठाएंगे तो लोग हमारा साथ देंगे या नहीं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन देखा जाए अगर ओवरऑल तो एक अच्छी पहल होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली है। न्यायिक समीक्षा तो एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन न्यायिक सक्रियता एक व्यापक रूप है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए। जहाँ पर संसद की जो विधि है, संसद सीमित रह जाती है, वहाँ पर न्यायालय आगे बढ़कर इस दिशा में कदम उठाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।